हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 28 नवंबर 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़। 3 नेशनल न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है कि अदालतें स्वतंत्रता की प्रहरी, कोर्ट सुनिश्चित करें कि आपराधिक कानून सताने का हथियार ना बने, ये स्टेटमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरी न्यूज़ है देश की अर्थव्यवस्था सुधरी, पीछे छूटा सबसे खराब दौर। दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था में सिर्फ 7.5% की गिरावट। और तीसरी न्यूज़ है वैक्सीन की तैयारियों का आज जायजा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को न सिर्फ महाराष्ट्र सरकार और पुलिस के खिलाफ लड़ रहे रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी को राहत दी, बल्कि बॉम्बे हाई कोर्ट को भी याद दिलाया कि वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के अपने दायित्व में असफल रहा। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अदालतें नागरिकता स्वतंत्रता की पहली प्रहरी हैं और उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि आपराधिक कानून नागरिकों को चुनिंदा ढंग से सताने का हथियार न बने। कोर्ट ने कहा कि इस अदालत के दरवाजे पर उन नागरिकों के लिए बंद नहीं हो सकते जो पहली नज़र में यह साबित करने में सक्षम रहे हैं कि राज्य ने आपराधिक कानून को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट है देश की अर्थव्यवस्था सुधरी, पीछे छूटा सबसे खराब दौर। देश की अर्थव्यवस्था की दिशा व दशा को लेकर शुक्रवार को केंद्र सरकार की तरफ से जारी आंकड़े साफ संकेत देते हैं कि इकोनॉमी का सबसे खराब दौर बीत चुका है। पिछली तिमाही यानी कि अप्रैल से जून 2020 के दौरान इकोनॉमी की विकास दर में 23.9% की गिरावट झेलने वाले इकोनॉमी दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर में यह फिसलन सिर्फ 7.5% रही है। यह आंकड़ा सभी आर्थिक एजेंसियों के अनुमानों से बेहतर है। इस आंकड़े से यह उम्मीद भी बंधी है कि विकास दर तीसरी तिमाही में ही सकारात्मक यानी 0 से ज़्यादा स्तर पर आ सकती है। इससे पहले यह अनुमान लगाया जा रहा था कि इकोनॉमी की विकास दर सकारात्मक स्तर पर अगले वित्त वर्ष में ही आ पाएगी। इन आंकड़ों के जारी होने से पहले ही वित्त मंत्री, आरबीआई गवर्नर समेत कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एजेंसियों ने कहा था कि देश की इकोनॉमी तेजी से सामान्य होने की तरफ बढ़ रही है। अमेरिका, चीन व ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देशों ने इस अवधि में आर्थिक सुस्ती से निकलने के संकेत दिए हैं, लेकिन भारतीय इकोनॉमी ने लगातार 2 तिमाही तक गिरावट का दौर नहीं देखा था। अकेले एक वित्त वर्ष की नकारात्मक विकास दर गरीबी उन्मूलन की कोशिशों को कई वर्ष पीछे कर सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ है वैक्सीन की तैयारियों का आज जायजा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोरोना महामारी अपनी दूसरी लहर में दुनिया में तेजी से पांव पसार रही है। भारत के कई शहरों में भी इसकी रफ्तार बढ़ रही है। वहीं वायरस को रोकने के लिए भारत समेत दुनिया भर में वैक्सीन तैयार करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उन 3 संस्थानों का दौरा करेंगे जहां कोरोना वैक्सीन तैयार की जा रही है। वह वैज्ञानिकों के साथ मिलकर वैक्सीन विकसित करने के रास्ते में आने वाली चुनौतियों की समीक्षा भी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से शुक्रवार को ट्वीट किया गया कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 शहरों का दौरा करेंगे और व्यक्तिगत तौर पर वैक्सीन के विकास और उत्पादन प्रक्रिया की समीक्षा करेंगे। वह अहमदाबाद में जायडस बायोटेक पार्क, हैदराबाद में भारत बायोटेक और पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा करेंगे। तो ये नेशनल पेज की 3 न्यूज़ थी। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में 2 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है पर्यावरण के क्षेत्र में मोदी के प्रयासों को इजरायली प्रधानमंत्री ने सराहा। और दूसरी न्यूज़ है भारत की अध्यक्षता में एससीओ की बैठक यहाँ पर यानी पाकिस्तान होगा शामिल। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि भारत और इजराइल पर्यावरण में कार्बन की मात्रा को कम करने के लिए साथ साथ काम कर रहे हैं। दोनों देश संयुक्त रूप से 2030 तक अपनी कुल ऊर्जा का 25% उत्पादन सौर ऊर्जा से करने का लक्ष्य पूरा कर लेंगे। उन्होंने इस दिशा में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना की। इजरायली प्रधानमंत्री भारत के नेतृत्व वाली इंटरनेशनल सोलर अलायंस की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों का उद्देश्य है कि वातावरण में कार्बन की मात्रा कम की जाए और पर्यावरण प्रदूषण कम हो। इसके लिए जरूरी है कि हम अक्षय ऊर्जा की ओर बढ़ें। उन्होंने इस कार्य में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और
बताया कि भारत के इस क्षेत्र में बढ़ते कदमों का साथ अब इजराइल भी दे रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत की अध्यक्षता में एससीओ की बैठक, पाक होगा शामिल। भारत पहली बार संघाई सहयोग संगठन के सदस्यों के सरोकार के प्रमुखों की बैठक की अगुवाई करने जा रहा है। अगर सामान्य माहौल होता तो यह बैठक नई दिल्ली में होती और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसमें अपने देश की अगुवाई करते, लेकिन इस बार वर्चुअल बैठक है। पाकिस्तान की तरफ से यह नहीं बताया गया है कि उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा। 30 नवंबर यानी अगले सोमवार को होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू करेंगे। अभी तक इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व भी विदेश मंत्री के तौर पर होता रहा है, लेकिन चूंकि इस बार आयोजक है कि इसलिए अगुवाई उपराष्ट्रपति से करवाने का फैसला किया गया है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सितंबर 2017 में पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर शामिल होने के बाद भारत पहली बार एससीओ की किसी बैठक की अगुवाई करेगा। तो ये इंटरनेशनल पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हमारे लिए 3 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है, आर्थिक सुधार के लिए वैक्सीन आने तक सावधानी जरूरी। दूसरी न्यूज़ है, राजकोषीय घाटा सालाना लक्ष्य के 120% पर पहुंचा। और तीसरी न्यूज़ है, मोरेटोरियम पर फैसले को अमल कराए केंद्र। ये स्टेटमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने कहा है कि आर्थिक सुधार की गति जारी रखने के लिए कोरोना की वैक्सीन आने तक सावधान रहना होगा। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर 2020 के जीडीपी आंकड़ों को उत्साहजनक करार देते हुए सीईए ने कहा कि आर्थिक सुधार को लेकर हम आशावादी हैं, लेकिन इसकी गति कोविड-19 की चाल पर निर्भर करेगी। उन्होंने यूरोप के देशों में कोविड की दूसरी लहर का उदाहरण देते हुए वैक्सीन आने तक कोरोना को लेकर जरूरी नियमों का पालन जारी रखने के लिए कहा है। दूसरी तिमाही में पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 7.5% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि लगभग सभी रेटिंग एजेंसियों का अनुमान 10% से अधिक की गिरावट का था। नेक्स्ट न्यूज़ है, राजकोषीय घाटा सालाना लक्ष्य के 120% पर पहुंचा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा शुक्रवार को जारी जीडीपी संबंधी आंकड़ों में सरकारी खजाने का दबाव साफ झलक रहा है। आंकड़ों के मुताबिक सरकारी खर्च में गिरावट की दर पहली तिमाही के 10.3% से बढ़कर 12.2% हो गई है। आगे भी इसमें बहुत सुधार की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि शुक्रवार को ही सरकार ने राजकोषीय घाटे के आंकड़े भी जारी किए हैं। इसके मुताबिक अप्रैल से अक्टूबर 2020 के दौरान पूरे वित्त वर्ष का राजकोषीय घाटा सालाना लक्ष्य का 120% हो चुका है। रुपए में देखें तो सरकार इस अवधि के दौरान अपने राजस्व में 9,53,154 करोड़ रुपए की राशि ज्यादा खर्च कर चुकी है। नेक्स्ट है, मोरेटोरियम पर फैसले को अमल कराए केंद्र। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश जारी किया है कि वह 8 प्रकार के लोन पर मोरेटोरियम अवधि के ब्याज पर ब्याज नहीं लेने का लाभ सभी संबंधित ग्राहकों तक पहुंचाना सुनिश्चित करे। शुक्रवार को जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने आदेश में कहा कि कोरोना से उत्पन्न परिस्थितियों की वजह से कारोबार जगत को कठिन समय से गुजरना पड़ रहा है। ऐसे में वित्त मंत्रालय की योजना के मुताबिक लाभार्थियों को इसका लाभ मिलना सुनिश्चित करें। कोर्ट मोरेटोरियम की अवधि के दौरान किस्त चुकाने से मिली छूट के बाद कर्जदाताओं द्वारा ब्याज पर ब्याज वसूले जाने के मामले की सुनवाई कर रहा था। तो ये बिजनेस पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करेगी भाषाई कड़ी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधान हिंदी प्रदेशों के नौनिहालों को अन्य राज्यों की भाषा संस्कृति सीखने का अवसर देंगे, जिससे देश की एकता को मजबूती मिलेगी। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और ये आर्टिकल लिखा है प्रोफेसर निरंजन कुमार द्वारा। दूसरा आर्टिकल है, कश्मीर में असल लोकतंत्र का आगाज। विरोध को दरकिनार कर राज्य की जनता ने पंचायत चुनाव में हिस्सा लिया और अब डीडीसी चुनाव में भी प्रतिनिधि चुनेगी। इसी पर लिखा गया आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय ब्यूरो के प्रमुख आशुतोष झा द्वारा। तीसरा आर्टिकल है, यहां पर होगा बेजा विरोध। किसानों को बरगलाने का जो षड्यंत्र चल रहा है, किसान जो दिल्ली की तरफ कूच कर गए हैं, उसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल। पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संरक्षण और शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के मार्गदर्शन में बनी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में एक दूरदर्शी विजन पत्र है। चाहे रोजगार का प्रदर्शन हो या सामाजिक न्याय का, शोध अनुसंधान का विषय हो या भारतीय भाषाओं का, एनईपी की दूरगामी सिफारिशों के क्रियान्वयन की दिशा में मंथन शुरू हो गया है। भाषाओं के लिए भी एनईपी में कई अहम सिफारिशें हैं, पर साथ ही कुछ मामलों में पुनर्विचार की भी दरकार है। भारतीय भाषाओं पर जो एनईपी की एक बड़ी विशेषता है, इसके मूलतः सिद्धांतों में ही बहुभाषिकता और अध्ययन अध्यापन में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन देना शामिल है। इसी सिद्धांत के मद्देनजर स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक में भारतीय भाषाओं के अध्यापन के साथ साथ भारतीय भाषाओं में अध्यापन पर बल दिया गया है। भारतीय भाषाओं एवं बहुभाषिक पर जोर देते हुए एनईपी में त्रिभाषा सूत्र का भी उल्लेख है, लेकिन प्रस्तावित त्रिभाषा सूत्र पूर्ववर्ती त्रिभाषा सूत्र से थोड़ा भिन्न है। पूर्व में हिंदी प्रदेशों में स्कूली स्तर पर अंग्रेजी, हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषा और गैर हिंदी भाषी प्रदेशों में अंग्रेजी उस राज्य की प्रमुख क्षेत्रीय भाषा है और हिंदी पढ़ाने का प्रावधान था। पर तमिलनाडु आदि राज्यों में इस पर विवाद के बाद थोड़ा लचीला रुख अपनाते हुए अब कम से कम 2 भारतीय भाषाएं पढ़ी जाएंगी। रही बात संस्कृत की, तो समस्त भारतीय भाषाओं को जोड़ने वाली कड़ी संस्कृत का ज्ञान भारतीय संस्कृति को समझने के लिए निसंदेह आवश्यक है। एनईपी के अध्याय 4 में उल्लिखित है कि स्कूलों में न केवल 6ठी क्लास से शुरू कर कम से कम 2 साल के लिए संस्कृत या शास्त्रीय भाषाओं का अध्ययन कराया जाए, बल्कि उच्चतर शिक्षा में भी संस्कृत के महत्व को पहचाना गया है। भाषा संबंधी एक अन्य प्रावधान जिस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है, वह विदेशी भाषाओं के अध्ययन से जुड़ा है। एनईपी ने कहा है कि छात्रों में एक वैश्विक दृष्टि विकसित करने के लिए माध्यमिक स्तर पर विदेशी भाषाओं का भी अध्ययन कराया जाए। लेकिन समस्या यह है कि इसमें चीन की भाषा मंदारिन को छोड़ दिया गया है। राष्ट्रीय हित में हमें चीनी कूटनीतिक सुनजू की ही इस नीति को नहीं भूलना चाहिए कि अपने दोस्तों को करीब और दुश्मनों को और भी ज्यादा करीब रखें। अर्थात शत्रु से निपटना हो तो उसके बारे में हर जानकारी रखो, यानी उसके समाज, संस्कृति और सामूहिक मानस की ठीक ठाक समझ होनी चाहिए। अमेरिका ने जब 11 सितंबर 2001 को आतंकवादियों ने हमला किया था और उनका खौफ दुनिया में शुरू हो गया था, तो अचानक से अमेरिकी विश्वविद्यालयों में अरबी भाषा की पढ़ाई पर जोर दिया जाने लगा। उसी तरह चीन से पार पाने के लिए जरूरी है कि इसकी भाषा संस्कृति को हम भली भांति जाने। नेक्स्ट आर्टिकल है कश्मीर में असल लोकतंत्र का आगाज। लंबे अरसे तक अनुच्छेद 370 की जकड़न में फंसे रहे जम्मू कश्मीर की जमीन अब सही मायने में लोकतंत्र पनपने वाला है। राज्य में हुए पंचायत चुनाव के बाद डीडीसी यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल भी अपने स्वरूप आकार लेने जा रही है। अब जनता अपने जिले के भविष्य की तकदीर का खाका खुद खींचेगी। वास्तव में स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहला अवसर है जब जम्मू कश्मीर में जमीनी लोकतंत्र, जन भागीदारी, लोक अधिकार और संवैधानिक प्रावधान पूर्ण रूप से आकार लेंगे। निश्चित ही यह एक सुखद क्षण होगा। ज्यादा सुखद इसलिए क्योंकि प्रदेश के कुछ स्वार्थी नेताओं को जनता ने एहसास कराना शुरू कर दिया है कि वह उनके हाथ की कठपुतली नहीं है। यही कारण है कि वर्षों तक मनमानी करने वाले प्रदेश की जनता को भ्रमित करने के साथ साथ पूरे देश को डराने धमकाने वाले नेता अब खुद डरे हुए हैं। उन्हें अब अपने राजनीतिक अस्तित्व का भय सताने लगा है, जिस पर ग्रहण लगता भी दिख रहा है। राज्यों में शनिवार को डीसी चुनाव के पहले चरण का आगाज होने जा रहा है। ये चुनाव कुल 8 चरणों में होने वाले हैं। सभी दल इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे गुपकार समझौते वाले दल भी जो इस चुनाव को साजिश करार दे रहे थे, उसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया था। अब उन्हें महसूस हो गया है कि ऐसा करना उनके सियासी वजूद को खतरे में डाल सकता है। असल में इस पूरे प्रकरण की पटकथा तभी लिखी गई थी जब मोदी सरकार ने राज्य में मनोज सिन्हा जैसे सक्रिय नेता को उपराज्यपाल बनाकर भेजा था। वैसे यह पहला अवसर नहीं है जब देश में 2 धुर विरोधी दल एक मंच पर आए हों। बीते कुछ वर्षों में राजनीतिक रुझानों को देखें तो कई ऐसे वाक्य दिखते हैं। यदि जनहित या देश हित के लिए ऐसा जुड़ाव होता तो अत्यंत सुखद होता, परंतु धुर विरोधियों के हाथ मिलाने के ये मामले निहित स्वार्थ और किसी भी कीमत पर भाजपा को रोकने के मकसद से
ही हो रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना एक हो गई है। बंगाल में कांग्रेस और वाम एक है। क्या गुपकार और कांग्रेस नेता अब भी देश की हवा का रुख भांपकर उससे कोई सबक सीखने को तैयार नहीं? अब चुनावों में विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा है। इस मोर्चे पर फारूक से लेकर महबूबा मुफ्ती तक अपनी क्या उपलब्धियां गिना सकते हैं? हजारों कनाल जमीन हड़पने वाले नेता आखिर किस मुंह से जनता को यह बताएंगे कि उद्योगों को आखिर जमीन देने में क्या बुराई है, जबकि इन उद्योगों से खुद जनता की भलाई होना तय है? गुपकार नेता तय करें कि क्या वे जनता को अपनी दलीलों से समझा पाएंगे, अन्यथा जनता द्वारा तो उन्हें समझाना तय माना जाए। राज्य की जनता ने इन्हीं नेताओं के विरोध के बावजूद पंचायत चुनाव में वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुने थे और अब डीडीसी में भी खुली सोच से वोट डालेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है बेजा विरोध। किसी को बरगलाने के कैसे नतीजे सामने आते हैं, इसका ताजा उदाहरण दिल्ली में बड़ी संख्या में किसानों का आगमन है। दिल्ली आ डटे ज्यादातर किसान पंजाब के हैं, जो वहां पहले से धरना प्रदर्शन करने में लगे हुए थे। यह मानने के अच्छे भले कारण है कि पंजाब के किसानों को उकसाकर पहले राज्य में आंदोलन के लिए उतारा गया और अब वह दिल्ली भेज दिया गया है। समझना कठिन है कि हाल में संसद से पारित नए कृषि कानूनों से केवल पंजाब के किसानों को ही समस्या क्यों है। अगर नए कृषि कानून वास्तव में किसानों के लिए अहितकारी हैं, तो फिर देश के अन्य हिस्सों के किसान पंजाब के किसानों की राह पर चलना पसंद क्यों नहीं कर रहे हैं? इस सवाल का एक जवाब यही है कि पंजाब के किसानों के आंदोलन के पीछे संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ है। किसानों को आगे कर राजनीतिक दल और आढ़तियों के संगठन अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में लगे हुए हैं। हैरानी नहीं है कि दिल्ली में कुछ वैसी ही स्थितियां देखने को मिले जैसी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ नजर आई थी और शाहीन बाग इलाके में धरना देकर पूरे दिल्ली एनसीआर की नाक में दम कर दिया था। नए कृषि कानून के विरोध में ऐसी स्थिति ना बनने पाए, यह किसान संगठनों को भी सुनिश्चित करना होगा और साथ ही उन्हें समर्थन देने वाले किस्म किस्म के संगठनों को भी और दिल्ली पुलिस को भी। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है, फीफा की 2020 की रैंकिंग में बेल्जियम शीर्ष पर। बेल्जियम फीफा की 2020 की अंतिम रैंकिंग में शीर्ष पर बना हुआ है, जबकि गत विश्व कप चैंपियन फ्रांस दूसरे स्थान पर है, ब्राजील तीसरे और इंग्लैंड चौथे स्थान पर है। यूरोपियन चैंपियंस पुर्तगाल 5वें और स्पेन 6ठे स्थान पर है। फीफा यूरोपीय ड्रॉ 7 दिसंबर को निकालेगा। भारत 104वें स्थान पर है। तो ये आज का यानी 28 नवंबर 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।